नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में नए रक्षा परिसरों का उद्घाटन किया। कहा, ये परिसर नए भारत के परिचायक। जीएसटी परिषद की 2 दिन की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक कल ताजिकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। देश में अब तक 76 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.64% हुई। एयर इंडिया को विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112378046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक हैं और ये सशस्त्र सेनाओं को सुदृढ़ करेंगे। आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक आधारभूत ढांचे ने जीवन और व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। इसका विस्तार हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्टा से जुड़ी वेबसाइट्स में भी दिखता है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि सेंट्रल विस्टा के विकास के पीछे यही विचार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यालय परिसर का निर्माण 2 वर्ष के बजाय 1 वर्ष में ही पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान इस परियोजना में सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार मिला। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी जो काम 24 महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया। यानी 50% समय बचा लिया गया। वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन कितनी सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। इन तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने थी। कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही रक्षा सशक्तिकरण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का काम हो, चाहे सीडीएस की नियुक्ति का प्रश्न हो, चाहे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे डिफेंस एक्विजिशन हो। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आपके नेतृत्व में किए गए प्रयासों का परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड नए सेंट्रल विस्टा में होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले वर्ष संसद नए भवन से काम करेगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जहां पे हम 26 जनवरी की अगले साल की परेड करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर उस पे काम हम कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा इरादा है कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का होगा वो हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में करेंगे अगले साल। नए रक्षा परिसरों में तीनों सेनाओं सहित रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था होगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक लखनऊ में चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल सुबह 11 बजे लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी।
कोविड महामारी के बाद 2 दिवसीय जीएसटी परिषद की ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर पल बन रहे विकास के नए कीर्तिमान, निरंतर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। युवा बना रहे नया भविष्य, मजबूत है इरादे, हम हो रहे आत्मनिर्भर और तेज हो रही विकास की ये रफ्तार, क्योंकि सब मिलकर दे रहे हैं अपना योगदान। जी हाँ, सभी करदाता अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या वो व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। 15 सितंबर 2021 तक एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा करके देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन की यात्रा पर आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्य मंत्रियों और बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल राज्य विधानसभा में 1 दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के बाद राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले तीसरे राष्ट्रपति होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि 73 से अधिक पूर्व सांसदों और विधायकों ने इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दी है। राष्ट्रपति शनिवार को राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई मंत्रिपरिषद ने आज शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्रियों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। शपथ लेने वाले नए कैबिनेट मंत्रियों में राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, जितेंद्र वाघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघव जी पटेल, कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप सिंह परमार और अर्जुन सिंह चौहान शामिल हैं। एक रिपोर्ट। गुजरात में पहली बार नए मंत्रिमंडल के गठन में नो रिपीट थियरी लागू की गई है। इसके अलावा सामाजिक, क्षेत्रीय और जाति आधारित संतुलन बनाए रखने का भी पूरा प्रयास किया गया है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अलावा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, राजस्व मंत्री कौशिक पटेल, ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल का नाम नए मंत्रिपरिषद में नहीं है। सभी वरिष्ठ नेता पहले से ही ऐसा संकेत दे चुके हैं कि वे पार्टी द्वारा दी जाने वाली किसी भी जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार नए मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज शाम मिलेगी। नए मंत्रियों का विभागों का बंटवारा आज शाम तक हो जाने की संभावना है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों के लिए पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से नाम दाखिल किए जा रहे हैं। इस चरण में पटना, गया, नवादा और गोपालगंज सहित 35 जिलों के 50 ब्लॉक में चुनाव कराए जाएंगे। उम्मीदवार 22 सितंबर तक नामांकन भर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में नए रक्षा परिसरों का उद्घाटन किया। कहा, ये परिसर नए भारत के परिचायक। जीएसटी परिषद की 2 दिन की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक कल ताजिकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। देश में अब तक 76 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.64% हुई। एयर इंडिया को विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने
हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 76 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 64 लाख 51 हजार टीके लगाए गए। इसी दौरान 38,303 कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.64% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 30,570 नए कोविड मामले सामने आए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 76 करोड़ 11 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 5 करोड़ 33 लाख टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन कुछ प्रतिबंध अब भी लागू रहेंगे। प्रत्येक श्रद्धालु को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड रोधी दोनों टीके लगवाने का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की कल ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 21वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस सम्मेलन में पिछले 2 दशकों की उपलब्धियों और भविष्य में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षित तथा अधिक मजबूत हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए इसकी संयुक्त रूप से घोषणा की। क्वाड समूह के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में मिलेंगे। क्वाड और अब ऑकस दोनों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत के प्रतिकार के रूप में देखे जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एयर इंडिया को विनिवेश प्रक्रिया के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त हुई हैं। निवेश और सार्वजनिक लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तोहिन कांता पांडे ने एक ट्वीट में कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां लेन देन सलाहकार को मिली हैं। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में दौसा के पास निर्माणाधीन 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे सड़क मार्ग का जायजा किया। मीडिया से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि 1350 किलोमीटर लंबा ये सड़क मार्ग दुनिया में सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि और विकास का मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकाशवाणी से 26 सितंबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए उन्हें दिलचस्प सुझाव मिल रहे हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नमो ऐप और माईगॉव पर अपने विचार साझा करते रहने का आग्रह किया है। लोग अपने संदेश 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेगी। करोड़ों दिलों में गूंज रही विशेष आवाज, जिसका वैश्विक मंचों पर चल रहा जादू, आम आदमी के दर्द से पिघलता है जो दिल, जिनकी अगुवाई में बना टीकाकरण का रिकॉर्ड। सुनिए प्रधानमंत्री के जीवन पर विशेष कार्यक्रम कर्मयोगी नरेंद्र मोदी 100.1 FM गोल्ड सहित आकाशवाणी के अन्य चैनलों पर शुक्रवार 17 सितंबर को सुबह 9:30 पर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है सुप्रसिद्ध गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को।
आज कर्नाटक शैली की मशहूर गायिका श्रीमती एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। वही पहली भारतीय महिला एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला। ये पहली महिला हैं जिन्हें कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त हुआ। 1998 में इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया था। श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरई शहर में हुआ था। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में ही इनका पहला डिस्क रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद इन्होंने अपनी मां शेमगुड़ी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक संगीत में तथा पंडित नारायण राव व्यास से हिंदुस्तानी संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सुब्बुलक्ष्मी ने 17 साल की आयु में ही चेन्नई की विख्यात म्यूजिक एकेडमी में संगीत कार्यक्रम पेश किया। इसके बाद इन्हें मलयालम से लेकर पंजाबी तक भारत की कई भाषाओं में गीत गाने का सौभाग्य मिला। श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। 1945 में इन्होंने मीरा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म तमिल तथा हिंदी में बनाई गई थी। फिल्म में इनके गाए मीराबाई के सभी भजन बहुत लोकप्रिय हुए। बांध पर आई मेरा घूंघरू बांध पर। श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी की गायकी की ऊंचाइयों का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि संगीत की जानी मानी हस्तियों ने उनकी कला की मुक्त कंठ से तारीफ की है। संगीत की महान साधिका श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी का 2004 में चेन्नई में निधन हो गया। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी संगीत साधना की विरासत आज भी संगीतकारों को प्रेरित कर रही है। लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ हरे 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 जनकी भीर। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार आज अपनी श्रृंखला वीरगाथा में प्रमुख महिला क्रांतिकारी दुर्गावती देवी की प्रेरक कहानी प्रस्तुत कर रहा है। उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा भाभी ने ब्रिटिश सरकार से संघर्ष में क्रांतिकारी भगत सिंह की मदद की थी। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में 16 सितंबर बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए कहानी देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाली दुर्गा देवी बोहरा की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। आज ही के दिन 1904 में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह राठौर का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। छठी कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। बाद में उन्होंने क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। राठौर ने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और दुर्गा देवी को लाहौर के मौजांग हाउस से फरार होने में मदद की थी। उन्हें दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार की बदसलूकी के विरुद्ध हुई 1933 की उस भूख हड़ताल में भी राठौर ने हिस्सा लिया था। इसी भूख हड़ताल के दौरान अंडमान की सेलुलर जेल में उनका निधन हो गया। राठौर के पिता देवी सिंह ने एक बार कहा था,
आपका देश के लिए लड़ना ये साबित करता है कि आपने दिल से गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। अब जब आप स्वतंत्रता की राह पर हैं, तो पीछे मुड़कर न देखें और अपने साथियों को कभी धोखा न दें। 16 सितंबर तारकेश्वर सेन गुप्ता की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। 30 के दशक के मध्य में बंगाल में क्रांतिकारी सक्रियता चरम पर थी। चटगांव शस्त्रागार छापे से लेकर राइटर्स बिल्डिंग पर आक्रमण की घटनाओं से ब्रिटिश राज स्वयं को असहज महसूस कर रहा था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में सबसे साहसी कृत्यों में से एक चटगांव शस्त्रागार छापे थे। 18 अप्रैल 1930 को 63 लोगों की एक टोली ने चटगांव जिले में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारा और इसे ब्रिटिश नियंत्रण से आजाद कराकर भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस टोली के सदस्यों में अधिकतर सूर्य सेन के नेतृत्व वाले किशोर शामिल थे। चटगांव के क्रांतिकारी भले ही अपने तात्कालिक उद्देश्य में विफल रहे, लेकिन उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने में बहुत मदद की। इसके बाद कड़ी पुलिस कार्रवाई के दौरान कई क्रांतिकारियों को हिरासत में लिया गया। उनमें से कुछ को खड़गपुर के पास हिजली हिरासत शिविर में रखा गया। हिजली हिरासत शिविर एक 2 मंजिला विशाल इमारत थी, जिसके बीचों बीच एक टावर था। इस बिल्डिंग में 2 गेट थे। शिविर के चारों तरफ 10 फुट ऊंची दीवार और कांटेदार बाड़ थी। यहां से भागना असंभव माना जाता था, फिर भी 3 क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। इसके बाद अंग्रेजी प्रशासन ने शिविर की सुरक्षा और कड़ी कर दी। 16 सितंबर 1931 को सुरक्षा कर्मियों के एक दल ने गोलियां बरसाईं और अपने राइफल के हत्थे से कुछ कैदियों का सर फोड़ दिया। इसी घटना में यहां बंद स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वर सेन गुप्ता और संतोष मित्रा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे वहां बंद कैदी हैरान रह गए और उनमें से एक हिमांशु बसु ने दोनों पीड़ितों का पेंसिल स्केच बनाया और उसे आनंद बाजार पत्रिका के संपादक को भेज दिया। ये खबर मिलते ही जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों के शव लेने हिजली पहुंचे। कलकत्ता में क्रांतिकारियों की शव यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा जुलूस निकाला। क्रांतिकारियों के निधन से निराश होकर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रश्नो शीर्षक से मशहूर रचना लिखी थी। भगवान তুমি যুগে যুগে দুধ পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে। তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বেশ নাশো। বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা, তবুও বাহিরে দ্বারে আজ দুর্দিনে ফেরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কার। क्या आप जानते हैं कि देश का पहला आईआईटी यानी आईआईटी खड़गपुर इसी डिटेंशन कैंप में बना है। 16 सितंबर सन 1932 को महात्मा गांधी ने भारत की निर्वाचन प्रणाली को जाति के आधार पर अलग करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में भूख हड़ताल शुरू की। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वजह से उन दिनों वो गिरफ्तार थे। सितंबर 1932 में गांधी जी ने घोषणा की कि वे दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के ब्रिटिश सरकार के कदम के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि इससे भारतीय समाज स्थायी रूप से बंट जाएगा, जो बेहद गलत होगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। महाराष्ट्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित साइकिल रैली आज सुबह नागपुर पहुंची। इस रैली का स्वागत राज्य के मंत्री नितिन राउत ने किया। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचेगी। अब एक नजर मौसम पर। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार वर्षा हो रही है। लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के लगभग 40 से अधिक जिलों में कल शाम से ही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से सड़क यातायात और बिजली की आपूर्ति पर भी बुरा असर पड़ा है। तेज बारिश और जोरदार हवाओं की वजह से पेड़ और दीवारें गिरने के चलते हुए हादसों में कई लोगों की जानें चली जाने की खबर है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में पानी भर गया है और नगर निगम की टीमें लगातार इस समस्या को दूर करने में लगी हुई हैं। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश के अन्य उत्तरी हिस्सों में आज श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मुंबई और चेन्नई में हल्की वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली में वर्षा और कोलकाता में बौछारें पड़ सकती हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक, आइजॉल और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। आइजॉल में वर्षा होने की संभावना है। असम सरकार ने 2400 से अधिक गैंडों के सींग के स्टॉक को नष्ट करने का फैसला किया है। वन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने आज गुवाहाटी में बताया कि राज्य सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए 94 सींगों का संरक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि इन सींगों को काजीरंगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में रखा जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भवन निर्माण की सस्ती ईंटें तैयार की हैं। इन ईंटों के निर्माण में पुराने मकानों के मलबे का इस्तेमाल किया गया है। इससे मलबे के निपटान में भी मदद मिलेगी। इन ईंटों को जोड़ने में परंपरागत सीमेंट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में नए रक्षा परिसरों का उद्घाटन किया। कहा, ये परिसर नए भारत के परिचायक हैं। जीएसटी परिषद की 2 दिन की बैठक आज से लखनऊ में शुरू हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की बैठक कल ताजिकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। देश में अब तक 76 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.64% हो गई है। एयर इंडिया को विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त हुई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।